माता की वंदे वंदे। तो आज आपको एक खास जानकारी देने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। भारत के आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रशासनिक नेतृत्व करने का काम पतंजलि शुरू करने जा रहा है 14 जुलाई से। पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, उसका पहला टेस्ट होगा। उसको जो क्लियर कर लेंगे उसमें जो 98, 99, 100% जिनके मार्क्स होंगे उन बच्चों के लिए सभी प्रकार की कोई ट्यूशन फीस नहीं, 100%, 2.5 लाख छूट पूरी की पूरी। ये भी एक हमने अनाउंसमेंट कर दिया। प्रतिभावान बच्चे होने चाहिए, और जब फिसड्डी रहेंगे, पास भी कर लिया तो एग्जाम में फेल होंगे, तो अच्छे बच्चों का ही चयन होना चाहिए ना। तो मेहनत करो। तो जो बच्चे पुरुषार्थी होंगे, बौद्धिक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, आर्थिक दरिद्रता, आर्थिक कमजोरी कोई मायने नहीं रखते। और सभी जाति वर्ग समुदायों के बच्चों के लिए कोई आग्रह नहीं किसी जाति वर्ग समुदाय का। एक बात। दूसरी बात, इस पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में बाहर के बच्चों के लिए, उसके लिए थोड़ा ज्यादा चार्ज लग रहा है, क्योंकि फैसिलिटी इतनी जबरदस्त है। देश के टॉप टीचर्स, टॉप कोच, देश के जो भी श्रेष्ठ चरित्रवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, यशस्वी, जिनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10, 15, 20 सालों का, ऐसे युवा भी, ऊर्जावान भी, और जिन्होंने परिणाम दिए, ऐसे देश के टॉप कोचेज, गुरु यहां पर पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। फिर इसको राइट डायरेक्शन में गाइड करना, उसके लिए एक बहुत अच्छा एडवाइजरी बोर्ड बनाया है इसका। क्योंकि पढ़ाई, कंटेंट, तो कंटेंट राइटर भी देश के टॉप लोग होंगे। कंटेंट इसका कोई रेडीमेड नहीं होता, इसकी कोई किताबें, हर इंस्टीट्यूशन अपनी किताबें तैयार कर रहा है। तो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के जो कंटेंट राइटर्स होंगे, उसके जो कंटेंट मिलेगा आपको बुक में पढ़ने के रूप में, वो भी वर्ल्ड का टॉप क्लास होगा। उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो कंटेंट राइटर्स, फिर इसके जो एडवाइजरी बोर्ड में, क्योंकि सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो एडवाइजरी बोर्ड में सबसे बड़े एडवाइजर तो हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। और इसके एडवाइजरी बोर्ड में वो लोग जिनको सिविल सर्विसेज का पिछले 5-10 सालों का भी, और पिछले बहुत लंबे अरसे का बहुत लंबा अनुभव है, और जिनकी यशस्विता है, जिनके जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता है। हम केवल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, पीसीएस नहीं बनाना चाहते, हम देश को एक श्रेष्ठतम दिव्य नेतृत्व देना चाहते हैं। मकसद केवल प्रशासनिक नेतृत्व नहीं है। और जो बच्चे किसी कारण से एग्जाम में पास हो गए, इंटरव्यू में रह गए, किसी कारण से वो मान लीजिए रह गए, तो उनके भीतर हम वो नेतृत्व का सामर्थ्य, वो उनके भीतर कैरेक्टर बिल्डिंग, वो उनके भीतर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर देंगे कि वो अपने घरों के साम्राज्य, अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साम्राज्य के संचालन से लेकर के कुछ नया करने की उनके भीतर एक सोच, एक जज्बा, एक जुनून, एक शौर्य, वीरता, पराक्रम पैदा कर देंगे। पतंजलि का एक भी बच्चा असफल नहीं हो सकता, यह हमारी प्रतिबद्धता है। तो असफलता तो व्यक्ति के संकल्प से होती है। तो उसमें सबसे पहले मैं श्रद्धेय एनपी सिंह साहब से कहूंगा, उसके जो एडवाइजरी बोर्ड में जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। पूज्य स्वामी जी, आपकी जो दृष्टि है इस पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी की, उसके मुख्यतः जो आपके विजन है कि 3 उद्देश्य हैं। पहले, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चों के अंदर सामर्थ्य गढ़ना। दूसरा उद्देश्य है कि जो बच्चे सफल हो उनका मानस डीकॉलोनाइज हो, उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों से निजात हो, उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान के अनुरूप, सांस्कृतिक संविधान और लोकतांत्रिक संविधान, देश का संविधान और हमारा वेद का विधान, सनातन संविधान, दोनों के अनुरूप उसका मानस घड़ा हुआ। इसलिए इस एकेडमी के लिए जो एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, उसके चयन भी एक बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमने देश के उन श्रेष्ठतम ब्यूरोक्रेट्स, जो भारत सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी रहे, राज्यसभा में महासचिव रहे, या भारत सरकार के विभिन्न पदों पर सेक्रेटरी रहे, जिन्होंने पॉलिसी की संरचना, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में देश के सर्वोच्च
शिखर पर कार्य किया। और वो भी पूरी सुचिता और प्रामाणिकता, सच्चरित्रता, पवित्रता के साथ। जी स्वामी जी, क्योंकि वो तो सुचिता, पवित्रता, वो भी भारतीय संस्कृति उनकी आत्मा में अवस्थित हो, ऐसे लोगों का चयन किया। और ये भी ध्यान रखा गया कि जो विगत 50 वर्ष पहले जो सफल हुए हैं या जो पिछले अभी 10 वर्षों में सफल हुए हैं, उनकी भी खूबसूरत ब्लेंडिंग हो उस समूह में। मतलब युवा का होश और जोश दोनों का समन्वय हो। इसलिए हमने जहां पर योगेंद्र नारायण जी जो राज्यसभा के महासचिव रहे, डिफेंस सेक्रेटरी रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, आजकल उत्तराखंड का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके चांसलर हैं कई वर्षों से, उनसे मैंने आग्रह किया तो उन्होंने कहा स्वामी जी के विजन के साथ हम 100% साथ हैं, हमें ऐसे ही ब्यूरोक्रेट चाहिए। इसके अलावा बलविंदर कुमार जी, कई आईपीएस ऑफिसर जैसे आनंद कुमार जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रीनिवास वरखेड़ी जी, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत से ज्यादा बच्चे बाद में ऑप्शनल लेंगे, इसलिए उनका भी मार्गदर्शन संस्कृत में तो 100 में से 100 नंबर आने की संभावना रहती है। पतंजलि योगपीठ के बच्चों में तो निश्चित रूप से है स्वामी जी। इसके अलावा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति और देश के ऐसे एकेडमिक में जो बहुत ही विशेषज्ञ कुलपति हैं, ऐसे कई बहुत ही विद्वानों को भी हमने आग्रह करके और आईआईटी के भी डायरेक्टर्स को आग्रह करके इसमें उनसे कंसेंट सहमति लेके उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा। और साथ ही विगत 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जो हमारे युवा सफल हुए हैं और अच्छे से सफल हुए हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी 10 वर्षों का ईमानदारी, शुचिता और भारतीय संस्कृति के साथ जीने का है। ऐसा ईमानदार नहीं चाहिए जो नशाखोर हो, ऐसा ईमानदार नहीं चाहिए जो बदतमीज हो, और ऐसा भी बहुत ही सुशील व्यक्ति भी नहीं चाहिए कि सुशील आचरण और भारतीय संस्कृति की बात करता हो लेकिन जनता के साथ भ्रष्टाचार करता हो। तो हमें ऐसे सामर्थ्यवान ब्यूरोक्रेट की जरूरत है, जिसको मैं कहता हूं कि उनको डीन्यूक्लिएट करना है। अगर उनके न्यूक्लियस में, विचारों के एल्गोरिदम में अगर कहीं आ गया है भ्रष्टाचार, आ गया है भारत विरोधी प्रवृत्ति, आ गया है लोक जनहीन योजनाओं से, पब्लिक वेलफेयर स्कीम से दूर रहने की धारणा, स्वयं का अत्यधिक अहंकार, वैयक्तिक अमान्यता, अतिमान्यता, आत्ममुग्धता, ऐसे लोगों को हमने नहीं रखा है। ऐसे कोई रखा है जो आपके बीच में आए तो लगे कि पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है, उसके संवाहक होने की वास्तव में इनके अंदर सामर्थ्य है, दक्षता है। और ऐसे ही हम लोगों ने विचार किया है और मुझे वो पूरी उम्मीद है कि जब आप उनसे मिलेंगे, शेष बातें स्वामी जी और आगे आपको बताएंगे, तो एक ऐसा विजन आपको देना चाहते हैं स्वामी जी कि पतंजलि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आपको भी धक्के न खाना पड़े। स्वामी जी ने दिल्ली को पतंजलि योगपीठ के अंदर स्थापित कर दिया। जो दिल्ली में था ना, तमाम एकेडमी, सेंटर, अच्छी फैकल्टी, भागते थे लोग, यातना शिविरों में रहने के लिए मजबूर, गांव की छोटी छोटी बदबजाती नालियों के आसपास अस्वस्थ करक प्रवृत्तियों में जीना, वो नहीं जीना है। यहाँ की तरह सात्विक जीवन, जिसको कभी कभी स्वामी जी कह रहे थे कि आप चटोरा चटोरी, तो चटोरा चटोरी की जो प्रवृत्ति है, जब आप दिल्ली में रहते हो उन गलियों में, तो आप कितना स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है। यहाँ पर प्रतिबंध जरूर है, लेकिन वो आपके लिए ही है, आपके मानस को ठीक करने के लिए है, आपको स्वस्थ बनाने के लिए है, क्योंकि समग्र स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य है, मेंटल फिजिकल वेलबींग। इसके बाद होती है वैचारिक स्वायत्तता, इसके बाद होती है लोकतांत्रिक सहभागिता की प्रवृत्ति, इसके बाद होती है आर्थिक सहभागिता का सामर्थ्य, और सबसे मूल में होता है सांस्कृतिक सहभागिता का सामर्थ्य। तो ये पांचों सहभागिता यहां गढ़ी जाएगी एकेडमी में, ताकि अगर सिविल सर्विसेज में जरूर सफल हो गए और कहीं किसी कारण से नहीं हुए तो देश के अनेक आयामों में जीवन में सफल होंगे, जीवन में जरूर सफल होंगे, कोई असफल नहीं हो सकता। और स्वामी जी एक शब्द में कहूंगा, अचीवमेंट तक ही नहीं, फुलफिलमेंट तक पहुंचने की बात ये है, ये मुख्य प्रवृत्ति है। और उसमें एक प्रस्ताव और रखा सिंह साहब ने, तो हमने आज ही उसको स्वीकृति दी है कि जो पिछले
एग्जाम्स में एग्जाम क्लियर हो गए, इंटरव्यू में भी बैठे, दो इंटरव्यू उन्होंने फेस भी कर लिया वो, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली किसी कारण से। तो उन बच्चों के लिए, उनमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए भी सारे निःशुल्क आवास, भोजन और उनके गाइडेंस की सुविधा पतंजलि प्रदान करें। हाँ, लेकिन सात्विक भी होना चाहिए उनका आचरण, पहली शर्त। प्रतिभावान होनी चाहिए, वो पुरुषार्थी होने चाहिए, उनके अंदर जुजुप्सा होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, और अगर लगता है कि उनको किसी कारणों से वो थके हारे हो गए हैं तो कोई निराश और कुंठा आ गई, और कई बार परिवार की वजह से टूट जाते हैं, आर्थिक पीछे से सहायता नहीं मिल पाती, बहुत प्रकार की जीवन में संघर्ष, चुनौतियां हैं, और ऐसी चुनौतियों के बीच वो बच्चे आगे कई बार एक तरह से बहुत ही असमंजस की स्थिति। हाँ, कभी कभी तो मरण धर्मिता के शिकार हो जाते हैं, उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। तो ऐसे बच्चों को आह्वान किया गया, और पूज्य स्वामी जी ने एक क्षण लगा होगा, मैंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने प्रस्ताव रखा था 25 बच्चों के, और मैं बहुत संकोच में कह रहा था कि ऐसे कम से कम 25 बच्चों को हम निःशुल्क रहने, खाने और गाइडेंस की कैपेसिटी बिल्डिंग की सुविधा दें। स्वामी जी ने कहा, सिंह साहब आप 25 तक क्यों सीमित हो, 100-200 जितने भी ऐसे बच्चे हो आप सेलेक्ट कर दीजिए, हम उनको निःशुल्क रखेंगे। क्योंकि ऐसे बच्चों को हमें गढ़ना है संस्कृति, सामर्थ्य, संस्कार, संविधान के साथ। संस्कार, सामर्थ्य, संस्कृति और संविधान, 4S। और उनके भीतर एक, जैसे कहा कि तितिक्षा, एक मुमुक्षत्व, एक शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान, कुछ करने की भावना, जो आपके भीतर एक विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। छोटा सा बालक आपने देखा था 2.5 फीट का, जो खटोटी कला से आया, नीतीश, बोले मैंने तो स्वामी जी से एक ही बात सुनी थी, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और उस पर चल करके उस गांव की साधारण से बच्चे ने असाधारण अचीवमेंट किया। जोरदार अभिनंदन ऐसे बच्चों। और फी के संदर्भ में मैं स्वामी जी अगर आपकी इजाजत तो बता दूं, और उसमें बहनों को प्राथमिकता। हाँ, वही बताने जा रहा था, उसमें भी स्वामी जी ने लड़कियों को विशेष रूप से लगभग कम से कम मोर देन 50% गर्ल्स हों, ये भी स्वामी जी ने प्रावधान किया है, क्योंकि इसमें भाई लोग, बच्चे लोग नाराज नहीं होंगे। अरे ताली तो बजा दो अच्छे से, कोई बात नहीं, आपकी तो बहनें हैं। क्योंकि सशक्त राष्ट्र का निर्माण अशक्त मां से नहीं हो सकता। जो देश की माएं, जिस देश की लड़कियां हर निर्णय में प्रभावी होती हैं, जिस परिवार में भी प्रभावी होती हैं, वहां निर्णय हमेशा करुणा जनित होता है, कल्याणकारी होता है। तो अगर प्रशासन में भी लड़कियों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, उसमें सुचिता है, तो स्वाभाविक रूप से सुचिता और करुणा दोनों का एक समन्वय जरूर होगा। इसलिए ये भी रखा गया है। और आपके लिए तो बहुत बड़ी सुविधा है, स्वामी जी ने दिया है कि आपको बाहर से बच्चे आएंगे तो उनको तो फीस भी ज्यादा देना है, फिर भी, हालांकि उनको दिल्ली से 60% ही देना है। दिल्ली में जो दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उनसे 60% ही उन्हें दे रहा है। में उनको लगभग 85% पड़ेगा। हाँ, लगभग रहने उन्हें सब ले लीजिए तो 50% पड़ेगा। लेकिन जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जो आप लोग हो, आप तो हॉस्टल में पहले से रहोगे ही, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप इसके साथ साथ इवनिंग का क्लास कर लेते हो 5 से 7.5 अतिरिक्त रूप में, जो बीए और बीएससी वाले जो बच्चे और एमए वाले बच्चे, उनके लिए जी स्वामी, तो अगर आप उसमें अतिरिक्त कक्षा ले लेते हो और आप 2 वर्ष तक तैयारी करते हो, और आपकी फीस भी जो बाहर वालों की है उससे आधी है, और रहने के तो आप वैसे भी रह रहे हो, वो खर्चा तो देना नहीं है उसमें, वो तो जो पहले से रह रहे हो वो खर्चा दे ही रहे हो। इसके लिए आपको मात्र जो उसकी एकेडमिक फी है उसका 50% ही देना है। तो आपके लिए विशेष सुविधा की है, आपको 50% ही पे करना, और उसमें जो प्रतिभावान होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 15, 16, 17 में जो परीक्षा होगी ना, पढ़ाया जाएगा पहले 3 दिन आपको पहले पढ़ाएंगे अवध ओझा जी के नेतृत्व में फैकल्टीज, उसके बारे में भी ओझा जी बताएंगे। जो आपको पढ़ाया जाएगा 3 दिन, जो पढ़ाया जाएगा उसी की परीक्षा 18 को होगी। जो पढ़ाया उसी की परीक्षा, उसी 3 दिन जो पढ़ाया जाएगा, जो 2.5 घंटे के लेक्चर होंगे 10 उस 6 लेक्चर्स के आधार पर आपकी परीक्षा होगी।
उसमें अगर आपने 98% के ऊपर पा गए तब तो फ्री हो गया, टोटल फ्री, 1 रुपए भी आपको पे नहीं करना। टोटल फ्री हो गया। और 95% से ऊपर लिया तो 50,000 अवार्ड दे रहे हैं आप? हाँ 1 लाख नहीं, 1 लाख तो बाहर वालों को। हाँ, ऊपर हाँ, इनके लिए थोड़ा उसका रीडिजाइन कर देंगे। और 90 इनसे तो फीस ही 50,000 ले रहे हैं। हाँ तो इसका अगर उन्होंने 95 के ऊपर कर लिया तो फ्री हो गए, हो रही। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए। तो ये विशेष सुविधा आपके लिए। तो ये एक आपको एक नए नेतृत्व के लिए, भारत के भविष्य के नेतृत्व के लिए और आपके सामर्थ्य को भी पूरी तरह से जागृत करने का एक बहुत बड़ा संकल्प। और जिसमें जिनका संस्कृत का बैकग्राउंड है उनके लिए तो इसमें विशेष अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब कोई भी लोकल लैंग्वेज है उसमें विशेष रूप से जो उसके एग्जाम में उनको विशेष सुविधा रहती है, उसके बारे में और विस्तार से आदरणीय ओझा जी बता देंगे। तो उसमें कैसे कैसे गुरुजनों का भी चयन किया है। हमारे ओझा जी तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा बच्चों को इस दिशा में प्रेरित किया, तैयार किया, पढ़ाया और बहुत तरह से उनके लिए मोटिवेशन दिया। और 1000 से ज्यादा IAS IPS आदि सिविल सर्विसेज में आपके पढ़ाए हुए बच्चे इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। तो एक विजनरी व्यक्तित्व है, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम से भरे हुए, और इनका जो मोटिवेशनल लेवल है वो तो आसमान जितना ऊंचा है। हाँ पूज्य स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कितने लोग IAS की परीक्षा देना चाहते हैं? ऐसा ही पूछ रहे हैं, बस ऐसे ही, कोई घबराने वाली बात दोनों हाथ उठा सकते हैं आप बैठे बैठे। आपको अभी 3 दिन बढ़ाया जाएगा, उसमें जो भाग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम ये है कि 15, 16, 17 दिल्ली की फैकल्टीज आ रही, मैं नाम बता दे रहा हूं, जो दिल्ली के उच्चतम इंस्टीट्यूटों में पढ़ा रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। जैसे चंद्रमौली जी हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, दिल्ली के जितने प्रसिद्ध फ्रीलांसर हैं तो दिल्ली के जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहां पढ़ाते हैं। अब तो इसलिए R&D करना बड़ा आसान भी है आपके लिए। कोई भी शिक्षक यहाँ आएगा तो आप तुरंत YouTube पे देख लोगे कि ये फला शिक्षक कहाँ पढ़ा रहा है। अब तो ये है ही नहीं कि आप जान नहीं सकते, ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी। नमन जैन जी आ रहे हैं, फिर हिस्ट्री का एक पोर्शन मैं लूंगा। 2 शिक्षक हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको हम 20 तारीख के बाद ही डिस्क्लोज उनका नाम करेंगे कुछ कारणों की वजह से, पर वो भी बहुत सम्मानित भारत के शिक्षकों में से एक हैं। तो कुल मिला के आपके पास जो शुरुआती 7 से 10 शिक्षक हैं वो नेशनल लेवल के शिक्षक हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब शिक्षक से ज्यादा मैं कोच कहूंगा, क्योंकि शिक्षक तो आपको स्कूल कॉलेज में मिलते ही हैं। अब आपने बड़ी पढ़ाई की सारे लोगों में से, किसको लगता है कि एक अटेम्प्ट में IAS बन जाएंगे? अच्छा, वो बिटिया को लग रहा है एक अटेम्प्ट में IAS बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ, ट्रेनिंग कैसे देंगे आपको? जैसे आप में से सारे लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन ले रखा है, सबने मॉडर्न ले रखा है ना? सब मॉडर्न ही है कि पुरातन भी है, कुछ एंशेंट, कोई एंशेंट मेडिवल वाला आदमी? पर दुर्भाग्य एक बहुत छोटा सा है कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे, अगर मैं उनसे कहूं कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है तो शायद ही कोई बता पाए, और जो बता लेगा उसकी कोचिंग फीस मैं भरूंगा, वो परीक्षा दे या ना दे। मतलब मैं यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी के सामने कह रहा हूं, 2 आदमी की कोचिंग फीस मैं भरूंगा जो ये बता देगा कि मॉडर्न शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहें मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर, मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्डर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज जो पहले दूसरी थी अब दूसरी है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जब हम कहते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर, आधुनिक राजनीतिक संरचना, तो पुरातन कौन सी हुई? राजतंत्र, पहले राजा होते थे। अब क्या है? संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र। पहले राजा की उपाधि होती थी जिल्ले इलाही, देवानाम पियदसी। भाई अशोक, सम्राट अशोक किसकी उपाधि लेता? देवानाम पियदसी, मैं देवताओं का प्रिय हूं। अब प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता मैं देवताओं का प्रिय हूं। अब वो जिले जमहूरियत है, जनता का प्रिय है वो, अब वो भगवान। तो ये हुआ मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर। तो मॉडर्न शब्द का मतलब जो बता देगा 2 आदमी, एक लड़की एक लड़का, उन दोनों की फीस मैं जमा करूंगा। और जो नहीं बता पाया, गलत बताएगा, वो अपनी भी जमा करेगा, दूसरे की भी जमा करेगा।
मतलब तो अगला पॉइंट बताओ। अब यही है कोचिंग, यही हम आपको इसी चीज से तैयार करेंगे कि आप पढ़ने के बाद, कितना छोटा सा सवाल है, बहुत बहुत छोटा सा सवाल है, मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन शायद आप भयवश या संकोचवश या शर्मवश नहीं बोल रहे। ये ओझा जी 15 तारीख को आपके क्लास में बताएंगे। अच्छा, है एक उठा रहा है, कौन उठा रहा है उधर? अच्छा, क्या होता है बेटा? मॉडर्न, ऊपर आओ दौड़ करके। हाँ, माइक दे दो भाई। हाँ, बताओ, वहीं से बता दो। स्वामी जी ओम। स्वामी जी, मॉडर्न का एक तरीके से मतलब है कि समय अनुसार समय के साथ चलना, समय के साथ मतलब चेंजेस लाना, जो समय है वो लाना। नहीं, मॉडर्न एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? मॉडर्न एजुकेशन का मतलब एक तरीके से होता है कि जैसे वो तरीका नहीं, जो है वो बताओ। मॉडर्न एजुकेशन ये है कि जो एजुकेशन चल रही है, जो समय के साथ नहीं चल रही है, उसको अपनाना, उसके अपने। अरे ऐसा नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी एग्जांपल दे दो एक कोई। मॉडर्न इकोनॉमी जैसे कुछ इकोनॉमी हमारी पहले कुछ थी और अब कुछ और है, इस तरीके से। अरे तुम तो विपक्षी दल के नेताओं की तरह बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता। बैठो 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 बैठो। तथ्य देना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जब हम मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं, मॉडर्न शब्द का मतलब है कोई भी व्यवस्था जो रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पर आधारित है, मतलब बुद्धिवाद पर और मानवतावाद पर आधारित है, वो मॉडर्निज्म के अंतर्गत आती है। जैसे इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है उसके दो पिलर है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक कैपिटलिज्म। जब हम मॉडर्न पॉलिटी कहते हैं तो संसद और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, मानव रचित संविधान। आधुनिक युग से पहले मानव रचित संविधान नहीं था। तो ये जो अब ये कितना छोटा सा शब्द था मॉडर्न, बस दो शब्द याद रखने हैं। हर वो व्यवस्था जो दो पिलर पे टिकी हुई है। पहला पिलर रैशनलिज्म, मतलब हम जो भी कहेंगे वो रैशनल होना चाहिए, बुद्धिवादी होना चाहिए, साक्ष्यात्मक होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कह देंगे कि भैया केवल विश्वास पर आधारित है। हाँ, मतलब बिना तथ्य के। जब यहां कोचिंग चलेगी आईएएस की, तो जब टीचर बोलेगा डाइस पे खड़ा होके, तो आप सबको पूरा हक होगा उससे ये पूछने का कि गुरुजी आपने ये किस बेसिस पे कह दिया। हमें वो तथ्य प्रमाण होना, मतलब लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि कुश्ती उश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप पूछेंगे। और टीचर जब भी बोलेगा मंच से, तो वो आपको साक्ष्य देकर बताएगा कि ये जो मैं बता रहा हूं ये इस किताब में लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी बात। तो ये है एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। तो ये पूरा फॉर्मेट होगा इसकी तैयारी का। तो 15, 16, 17 क्लासेस चलेंगी, और जो क्लासेस चलेंगी उसी क्लासेस में से आपसे सवाल किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन में साक्ष्याधारित नहीं था ज्ञान, लेकिन उसमें अभी नए अन्वेषण हो गए, नए अनुसंधान हो गए हैं, नई तकनीकी आ गई है। तो न्यू रिसर्च, नए इन्वेंशन और नवयुग का, नई भाषाओं का, नए परिवेश का, सब नूतनताओं के समावेश के साथ पुरातन का। तो सारे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, जिसमें से पहली क्लास मैं शुरू करूंगा, मैं आपको एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे सारे शिक्षक आपको एक एक घंटे की क्लास लेंगे। जो पढ़ाए, बहुत अच्छा अवसर आप सबके पास है, क्योंकि कुछ बाहर से नहीं पूछा जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे वही आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे। लेकिन गारंटी है आप 60% से ज्यादा पार नहीं कर पाओगे। अब ये चुनौती समझ लो या जो भी समझ लो, पर है। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा परीक्षा देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप क्वालिफाई कर जाए तो श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको इतनी बड़ी छूट दे दी कि आप 95 से ऊपर गए तो आपको 97, 98 के बाद आपको फीस ही नहीं देनी। तो कितनी अच्छी सुविधा आपके पास है कि जो पढ़ाया जाएगा 3 दिन, उसी से चौथे दिन आपसे पेपर लिए जाएगा। हाँ, ये बेटी कुछ कहना चाहती, कह लो आप। Om Maharaj ji, Om sir. So what I think about the modern education is that which has got its root from the ancient and transcends with the philosophy of the ancient, but the techniques of the modern. I'm from a modern medical science student. I'm a BNY student. And I would like to give an example which states that in Shushruta Samhita we have shloks for the surgery of scalp. And if we see in AIMS, NCI Judge AIMS, which is studying on oncology or cancer department, so it is treating the patients with the scalp surgeries of the tumor of the brain. So the science is of past, but the modern education is the application which has been rooted with the past. So something which joins us to the root but connect us to the technology ahead is modern. No, not exactly. What's your name? Nandini. नंदिनी, आई मस्ट टेल यू वन थिंग
कि Renaissance started in Europe in 15th century. So this term Renaissance exactly means rebirth. So Yes, that sir. means rationalism was there earlier also. Yes, sir. It is not that Renaissance does not mean कि it's a modern phenomena. This term is very good. Renaissance, rebirth of rationalism. Yes, sir. Now this science of teaching, modern education is basically started in 18th century, and the pioneer of this field was Napoleon. Yes, sir. So you can have, see what Swamiji said right now. He also said that we have the roots of rationalism and ancient also. Yes, we sir. have the roots of rationalism, and nothing can survive in this world without rationalism. She was also advocating on the same line. Yes. She was also saying the तो same. आपको छात्रवृत्ति देनी पड़ेगी, ताली बजा दो इसके लिए। She was also चलो फिर तुम्हारी फीस में जमा करता हूं। Mr. Awadh ji, she was But, sir- also arguing in the same way. Even in the ancient time, there were science, but the new modern age has declared them indigenous, ancient, traditional, oriental, and that way they are claiming whichever presently they are progressing in the field of science technology, that is only modern. So she was also arguing on the same line. Words saying may be that- different, but the जड़ें spirit हमारी was the same. प्राचीन में है और जो नया आया है उसका समावेश करते जाना है। फंडामेंटली बेटा एक लाइन मैं जोड़ रहा हूं, Yes, sir. empirical observation plus experiment. Yes, sir. Without these two things, modern science never accepts any formulation or result. Yes, sir. And And in ancient, empirical observation plus intuition plus instinct plus insight was equal to ancient science. This was the basic formulation, but wrongly they interpret all ancient knowledge system as oriental, unscientific. Indigenous. That is also the impact of Machiavellian impact. 1835 Education Act followed. So now Mr. Roja was trying to just convince you people what is the difference between tradition and modern. That guy was explaining Adhunik, not modern. If you go through the Adhunik with the Panini Vyakaran, they will find there's a difference. Adhunik is जो ये बच्चा बोल रहा था कि जो वर्तमान के साथ अपने को परिवर्तनीयता के साथ अपने को अनुकूलन करने की प्रवृत्ति रखता हो ज्ञान, वो आधुनिक है। लेकिन मॉडर्न को डिफिनीशन वेस्टर्नर्स ने अपनी फिलॉसफी के अनुसार उन्होंने कहा नहीं, जो सिर्फ एम्पिरिकल होगा उसी को हम मानेंगे, इंट्यूशन को नहीं मानेंगे, जबकि उनका सारा विज्ञान आइंस्टीन से लेकर के पार्टिकल फिजिक्स तक, हेजनबर्ग तक, जितना मैं तो खुद ही फिजिक्स का हूं, सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड ऑन इंट्यूशन ही हैं। 50% इंट्यूशन पर ही बेस्ड है, बट चूंकि न्यूटन इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा दिया था, तो वहां से जो आदरणीय ओझा जी कह रहे हैं 18th सेंचुरी के बाद से उन्होंने मॉडर्निटी की परिभाषा को सिर्फ और सिर्फ इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन तक सीमित कर दिया। लेकिन अगर आप एंशिएंट के भी नॉलेज सिस्टम को साइंटिफिक मानते हो तो उसमें एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल, एक्सपेरिमेंटल, इंट्यूशनल, सारे ही एक्सपीरियंसेस से इंसाइट जो डेवलप होती है उसको साइंस कहते हैं। थैंक यू। जो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, वो कभी भी एंसेंट नहीं होता है, वो कभी भी हमारी विरासत नहीं हो सकता है। वो प्राचीन काल में भी धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के नाम पर, भगवान की पूजा पाठ आदि के नाम पर और भी कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भों में अलग अलग प्रकार का पाखंड, कुरीतियां, अनीतियां रही है। वो कभी भी हमारी विरासत, वो कभी भी हमारा सनातन, वो हमारी कभी भी संस्कृति नहीं हो सकता। ऐसे विज्ञान के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करने में लगे। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में पाखंड है कि हमारे पास जिस बीमारी का इलाज नहीं है तो उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं हो सकता, ये पाखंड है। दंभ आ जाता है जब कहीं पर भी, कहीं पर आप दरवाजे बंद कर देते हैं प्रकाश के, तो वहां पर फिर वो आधुनिकता भी खंडित हो जाती है। तो ऐसे ही अब बहुत प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन एक बात कह, ये चर्चा ही ओझा जी ने इसलिए शुरू किया था। ओझा जी ने चर्चा जानबूझ के शुरू किया कि बच्चों के अंदर ये हम इंस्पिरेशन दें कि आपको इस तरह के सवालों से जूझना पड़ेगा।
अब जितना दोषपूर्ण हमारा राजतंत्र था, किसी अर्थ में बहुत पवित्र रहा, इसलिए हजारों लाखों वर्षों से चला, तो उससे ज्यादा दोष तो आज के इस 100 करोड़ लोकतंत्र में आ गए हैं। एक राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, चोरी तो हर विधानसभा, लोकसभा में, हर तहसील में, हर डीएम एसडीएम के यहां पर 99% लोगों क्या चोरी चकारी हो रही। तो ये मामला, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लूटतंत्र है, ये पाखंड है, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स के नाम पर भी पाखंड है। अभी थोड़ी देर और बोलेंगे स्वामी जी, तो ओझा जी कहेंगे कि आप विपक्ष के नेता की तरह बोलें। ये भी विपक्ष में रहेंगे। तो मीन्स मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो धूर्तताएं हैं, पाखंड है, लूट खसोट है, नैतिक मूल्यों की अवहेलना है, मानवीय मूल्यों की अवहेलना है, लोकतांत्रिक राजनीतिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, वो जहां है नहीं, सचरित्रता नहीं, पवित्रता नहीं है, किस बात का मॉडर्न पॉलिटिक्स है? वो तो पॉलिटिक्स के नाम पर पाखंड है। स्वामी जी, ओझा जी इसीलिए तो बहस छेड़ रहे हैं कि इन बच्चों को एक कॉग्निटिव कैपेसिटी, हाँ, एनालिटिकल कैपेसिटी, विश्लेषणात्मक, ये चीजों की आपके अंदर जो कुछ भी पढ़ते हो ना, तो इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी होनी चाहिए उसमें, कि जो पढ़ रहे हो क्या जो लिखा हुआ है यही सच है, या इसमें और भी शेड्स हो सकते हैं, इसमें और भी ओपिनियन हो सकते हैं, इसमें और भी दूसरा पक्ष हो सकता है। जब सारे पक्षों के बारे में एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन करोगे, कॉग्निटिव एनालिसिस करोगे, तब जाकर के आपकी कोई दृष्टि बनती है जो बहुत ही रेलेवेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी, जीवन के लिए भी जरूरी है। हाँ, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम बना दिया हमने। क्या किया? कृषि क्रांति, हरित क्रांति। अरे वो कृषि क्रांति और हरित क्रांति के नाम पर रोग क्रांति हो गई। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, लिवर किडनी फेलियर हो गया, कैंसर हो गया। क्यों? इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड, इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड डाल दिए। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर ठीक है? मैंने बिल्कुल नहीं ठीक है। इतने ओझा जी तो बहस इसलिए छेड़े हैं कि देखें कौन क्या बोलता है। तो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी कैसे बच्चे तैयार हो गए, वहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे, पढ़ाई नहीं हो रही। और मैंने पता लगाया 5वीं कक्षा तक ही तय हो रहा है कि आगे चल करके ब्याह करेंगे। बताओ, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है साहब। आपको उस पाठशाला में नहीं पढ़े थे, नहीं तो आपकी पत्नी आपका साथ छोड़ के चली गई होती। तो मीन्स मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के नाम पर भी पाखंड चल रहा है। एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम पर, मॉडर्न पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल ऑर्डर के नाम पर, ऐसे ही बहुत मामला गड्ढमड है। तो ये तो अब आगे का विषय है। ओझा जी अपने बारे में बहुत अधिक नहीं बताएंगे, मैं आपको ये बस ओझा जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। बाकी बात आज जब पढ़ाएंगे तो आप लोग और अच्छे से जानोगे ही। अपने मुंह से उनको अपने बारे में कहना भी भारतीय संस्कृति रोकती है, इसलिए मैं उनको बड़े भाई के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि ओझा जी की एक बहुत बड़ी जो एक बेंच है, स्ट्रेंथ है, वो यही है कि आपके अंदर वाइब्रेंसी क्रिएट करते हैं, सवाल खड़ा करने की, प्रश्न, जिज्ञासा, सोचने की प्रवृत्ति, विचारने की प्रवृत्ति, और कुछ एक कॉन्क्लूसिव रिजल्ट तक पहुंचने की पाथवे को डिसाइड करने की क्षमता, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कराते हैं, ताकि आप जब भी कोई घुमा फिरा के कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो उसमें आपका दिमाग पूरी तरह से विवेक खुला हुआ हो उत्तर के लिए। बिल्कुल एक रटा रटाया उठा करके किसी किताब से या टीचर ने कोई नोट्स बना दिया, उसी को कुंजी को लिख दे करके जो एक सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के लोग नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी ताकत ओझा जी की यही है कि ये आपको, आपके अंदर की जो प्रतिभा है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएटिव रिस्पेक्ट करने की, उसके आधार पर आपको आपके अंदर जागृत करते हैं। बाकी हिस्ट्री तो जो पढ़ाएंगे इसी तरह के कभी कभी कुछ सवाल पूछेंगे, कभी कभी अटपटे सवाल भी पूछेंगे आपसे, तो कभी आपको लगेगा ये तो हिस्ट्री पढ़ाने वाला ये सवाल क्या पूछ रहा है। नहीं, वो पूछते हैं ना, बोले एक बच्चा IAS के इंटरव्यू के लिए गया, सब क्लियर कर लिया एग्जाम, तो उसने बोलो आप जंगल में शेर आ गया तो क्या करेंगे, बताना जरा। हाँ, तो एक साहब मेरा स्टूडेंट था, तो वो गया इंटरव्यू देने, तो बोर्ड ने पूछा कि भाई आप ये रियल घटना है।
बोले आप जंगल में जा रहे हैं क्या करेंगे? तो बोले साहब शेर आ गया तो क्या करेंगे? तो कहा साहब पेड़ पे चढ़ जाएंगे। कहा सर नहीं नहीं, तुम मान लो नदी में जा रहे हो, शेर आ गया तो क्या करेंगे? तो बोला साहब पेड़ पे चढ़ जाएंगे। कहा यार तुम जब देखो तो पेड़ पे चढ़ जा रहे हो। तो बोले सर क्षमा करिएगा, आप भी तो जहां देखे वहां शेर भेज दे रहे हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे सर, हमारी क्षमता शेर से लड़ने की नहीं है सर, मैं माफी चाहता हूं। जब शेर आ गया तो हम क्या करेंगे? फिर तो शेर ही करेगा। तो खैर ये तो प्रश्नात्मक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, तर्क तथ्यात्मक जो दृष्टि है, वहां तरह से। अब वैसे ही एक सिंपल हरियाणवी सवाल हम आपसे बता रहे हैं। एक हकीकत में हरियाणा में आईएएस का वो जो एग्जाम ले रहे थे, तो बोले भाई इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू लेते समय बोले भाई अंदर आना है, बाहर जो बच्चे बैठे हैं, बोले भाई सबसे कम शब्दों में क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसको सब बोल के बताओ। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। संस्कृत वाला बोला हम आगंतुम अर्हामि, और भी क्या मैं आ सकता हूं, बहुत तरह की बोली, अब कई तरह की भाषाएं बोल ली, सारे फेल। एक बिल्कुल ठेठ गांव का था, बोले जी मैं बताता हूं। बोले बता। बड़ू हो गया कम। इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। मीन्स तो आपको अब बाहर से किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो दरवाजा खोल के जाएंगे कि उसको टेलीफोन करेंगे, क्या करेंगे? ये सवाल भी स्वामी जी इसलिए पूछते हैं कि जब आप प्रशासन में आते हो ना बेटा, हम लोगों ने जीवन में देखा है कि अचानक पता चला कि किसी दिन 1 लाख व्यक्ति नारे लगाता हुआ किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पर खड़ा है और आक्रामक रूप से। अब वहां पर आपको अचानक जानी है और 10-20 पुलिस कुछ नहीं कर सकती, 50 पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उस पर गोली भी नहीं चलवा सकते आप। फिर उस समस्या को कैसे रिजॉल्व करोगे, ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको। इसका कोई सेट, कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए कोई भी वो पैरासीटामॉल नहीं है कि फीवर आ गया पैरासीटामॉल खा लो थोड़ा उतर जाएगा, भले और रोग पैदा कर दे, तो ये नहीं है। अब वहां पर आपका जो विवेक होगा तो तत्समय तात्कालिक परिस्थितियों में जिस तरह का व्यक्ति है, जो नेतृत्व कर रहा है उस भीड़ का, उसका मानस, उसका मनोविज्ञान, भीड़ का मनोविज्ञान, परिस्थिति जन्य विश्लेषण, उसके बाद आपको एक तात्कालिक निर्णय लेना। हो सकता है आपका छोटा सा निर्णय पूरे सरकार को संकट में डाल दे, और हो सकता है आपका तात्कालिक एक निर्णय पूरे सरकार को भी रेस्क्यू करे, सारे संकट और को वहां डाल पर दे। संकट को भी दूर करे और लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करके पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ला दे। इसलिए कॉग्निटिव कैपेसिटी जरूरी होती है। ये जीवन के हर मोड़ पर भी जरूरी है, एक परिवार के अंदर भी जरूरी है। तो ये प्रत्युत्पन्नमति ऊहा। तो खैर, तो ये तो आगे के विश्लेषणात्मक दृष्टि में हम पहुंच गए थे। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, इस देश के प्रतिभावान युवक युवतियों के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। आपके लिए तो टोटल साल भर का, दूसरे और तीसरे साल में जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए दूसरे तीसरे साल में ये व्यवस्था रहेगी। आप उसमें उसकी अर्हता में आप आ चुके हैं, अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी आने वाले हैं। तो इसलिए दूसरे तीसरे वर्ष में जो बीए में बीएससी में जो बच्चे हैं, ग्रेजुएशन में हैं और जो एमए कर रहे हैं, वो तो उसमें उसके लिए कर ही सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपके लिए तो कुछ भी नहीं ना, 95% से ऊपर लेकर के आए आपके लिए कि 25,000 रुपए, और 98 से ऊपर लेकर के आए 100% फ्री। तो आपके लिए तो एक, जिनके अंदर, जिनको अपनी बुद्धि पर भरोसा है, जिनके अंदर विवेकशीलता जिंदा है, जिनके अंदर उत्साह है, जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की भावना है, और आप खाली ये, मैं केवल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और पीसीएस आदि की बात नहीं कर रहा हूं, प्रशासनिक नेतृत्व की नहीं। इसमें जो इसका जो सिलेबस है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। मुझे तो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया, मेरे पहली बार पूरा या आईएएस आईपीएस का ये जो पूरा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है ना, उसके बारे में जरा 2 मिनट बताइए। ये इतना जबरदस्त है, इसके बिना पढ़े व्यक्ति का पूरा विवेक खुल ही नहीं सकता। और वो इतना जबरदस्त है, उसका जो पाठ्यक्रम है, वो जिसने लगन से पढ़ लिया वो बच्चा प्रतिभावान बनेगा ही बनेगा। अच्छे गुरुजन है, अच्छा परिवेश है, और पूरी मेहनत आपसे कराएंगे। उसका हमने अभी, आप जो रेगुलर यहाँ पर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या के अलावा, क्योंकि इन बच्चों को, वैसे तो मैंने आपसे भी कहा है और क्योंकि आपके प्रैक्टिकल आदि ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपकी दिनचर्या थोड़ी अलग रखी। इन बच्चों को हमने छूट दी है, इन बच्चों को 1 घंटा योगाभ्यास कराएंगे,
इनको रात को 12 बजे तक पढ़ने का और सुबह 5 से 6 उठने का, फिर दिन भर 16 से 18 घंटे की पढ़ाई, और पूरा एकदम पवित्र वातावरण, पवित्र आहार, पवित्र विचार और श्रेष्ठ गुरुजनों की सन्निधि, ये सब कुछ अवसर मिलेगा। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के लिए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि आपको ये एक बहुत बड़ा अवसर है अपने व्यक्तित्व को उभारने का। अपने जो मैं 3 शब्द प्रयोग करता हूं ना, शिक्षा का उद्देश्य आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को, आपके नेतृत्व के सामर्थ्य को उभारना। तो इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताना। सिलेबस से पहले 2 बातें मैं और कहूंगा कि जितने लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, मतलब दिल्ली वगैरह कोचिंग करने जाते हैं, तो क्लास के बाद सब अनाथ हैं, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। खाने पीने, रहने सहने, जीने का कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं। बच्चा कोचिंग से निकला, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी दीदी बैठकर शेड्यूल बना रही थी, स्वामी जी बता रहे थे कि पूरे दिन की दिनचर्या क्या हो, बना दी, वो बन गई। दूसरी बात यह है कि जितने लोग यहां तैयारी करने आएंगे बाहर से, आप तो ही हैं, जितने लोग बाहर से तैयारी करने आएंगे और पहला अटेम्प्ट आप देंगे बहुत कायदे से। और मैं बता दूं कि मैं अपना ये पूरा जीवन पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी के लिए स्वामी जी को दे चुका हूं। 2000 तालियां हो जाए। मैंने स्वामी जी से कहा मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक सिलेक्शन हमारा पहला लॉट होगा नहीं, और वो कराना है किसी भी कीमत पर, चाहे अब आगे बताएंगे। तो ये है कि जो प्लान बी होता है, आमतौर पर लड़के सोचते हैं ना कि हमारा प्लान बी क्या है, तो जो यहां बाहर से लड़के आएंगे उनको प्लान बी की भी काउंसलिंग की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आप अगर इस तरफ रास्ता नहीं बन रहा तो किधर जाए। अब रहा बात सिलेबस का, तो मेंस का जो पेपर होता है उसमें एक ऑप्शनल का पेपर होता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे जीएस की। जीएस में 4 पेपर होता है, और पहला पेपर, अगर आप पहला पेपर, मतलब सारे चारों पेपर इतने प्यारे हैं जो आपको जानना ही जाना, और प्रासंगिक, रेलेवेंट। जैसे अभी मैंने एक मॉडर्न का क्वेश्चन पूछा, मॉडर्न क्या है, और आप डॉक्टर साहिबा ने बताया, नंदिनी ने, नंदिनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी फीस मैं दूंगा। देना ही पड़ेगा सर, आपने मेरा लॉस कराया है। नहीं, नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा देना पड़ेगा, आपसे तो ज्यादा लेना था। हाँ। तो इतना प्रासंगिक सिलेबस है, इतना प्रासंगिक सिलेबस है इसका कि पूरी दुनिया आधुनिक कैसे बनी, ये पहला पेपर आपको बता देगा। ये जो अमेरिका राष्ट्र पैदा हुआ, ये कैसे पैदा हुआ, आपने शायद कभी मनन नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। और ये आज के दिन ही आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से 250 साल पहले। आज जुलाई का महीना चल रहा है, 4 जुलाई, आज ही के दिन आजाद हुआ था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आज ही हुई थी, बहुत बड़ी बात है, आज ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, 4 जुलाई 1776। तो ये जो आप देखते हो ना कि जापान देश कैसे बन गया, चाइना देश कैसे बन गया, ये सब आखिर इतनी ऊंचा कैसे तरक्की करते जा रहे हैं। पहला पेपर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये पहला पेपर कि आखिर स्त्रियों को आजादी कैसे मिली, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे चला, फेमिनिज्म कहां से शुरू हुआ। एक व्यवहारिक जो चीजें होती हैं आधुनिक युग में जो एक व्यक्ति को समझना चाहिए, वो आपको पहले पेपर बताएगा, समाज, इतिहास और भूगोल के लिए। सेकंड पेपर आपने पढ़ लिया तो आप इस देश की सारी व्यवस्था को समझ जाओगे। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे अफगानिस्तान है, रिसोर्स तो है नहीं, लेकिन हम उससे दोस्ती रखना चाहते हैं क्योंकि वो चौराहा है, उसका एक रोड निकलता है चीन की तरफ, एक रास्ता रूस की तरफ, एक भारत की तरफ, एक ईरान की तरफ। अब उस चौराहे पे जो बैठेगा वो बाकी तीनों देशों से अपने व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, इकोनॉमी बढ़ाएगा। तो ये दूसरा पेपर है, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर। तीसरा पेपर तो इतना कमाल का है, जैसे अब बरसात शुरू हो गई तो इस देश में हर आदमी को प्लांटेशन करना चाहिए, एक पेड़ तो सबको लगाना चाहिए। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिस तरह से बरसात की दशा है, सब जर्मनी में 1000 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पर -25 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता था। तीसरा पेपर आपको बताएगा कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। कभी कभी घर के अंदर भी तनाव होता है, जैसे आप परिवार में तनाव देते हो, राष्ट्र में भी है, नक्सलिज्म है और बहुत सारी बातें। और डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अर्थक्वेक आ गया तो राष्ट्र उसके लिए क्या करेगा, ये तीसरा पेपर। और चौथा पेपर एथिक्स। हालांकि लोगों में बहुत कम बची है, लेकिन ये चारों पेपर व्यवहारिकता पे बेस्ड है। मतलब हम जो आपको यहां पढ़ाएंगे, मैं आपसे कहता हूं, आप कम से कम जो 3 दिन का जो हमारा शेड्यूल है,
टेस्ट पढ़ाने का, उसमें आप प्लीज जरूर आइएगा। एक बार सब बैठ जाना, ऊपर तक खूब जगह है। जोरदार अभिनंदन। बैठे, सीखो तो सही इसका ये विचार क्या है, ये संस्कार क्या है, इसके पीछे का ध्येय क्या है, आपके भीतर का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, नेतृत्व है, उसको उभारने का एक तरह से एक सेमिनार समझ रहे। सेमिनार, वो 3 दिन का जो क्लास होगा, और गुरुजन भी बैठेंगे, और कुछ तो हमारे गुरुजन भी ऐसे, हमारे क्या नाम उनका, बद्री जी जैसे हमारे, वो तो इसमें भाग ही लेने वाले हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। कहाँ बद्री जी? हाँ, कहीं सेवा में है अभी। तो 3 दिन का जो सेमिनार है उसमें आप जरूर भाग लें, पार्टिसिपेट करें, और पूरे एक एक पेपर पे, एक एक सब्जेक्ट पे जो बहुत सारे टीचर आएंगे वो भी चर्चा करेंगे। इतिहास पे मैं करूंगा, सर भी रहेंगे, स्वामी जी भी रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा। और कुछ नहीं, जैसे रावण से राम जी लड़े, अब विभीषण को अगर हम सामने से हटा दें तो राम जी को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि विभीषण ने बताया कि महाराज नाभि पे मारना है। बस कोच का इतना ही काम है, बाकी आप बहुत विद्यार्थी हैं, युवा हैं, और युवा अवस्था संघर्ष के लिए होती है। और अगर आपको खेल समझ में आ गया, सारा खेल समझने का है। हो सकता है आप में से बहुत लोग अभी सोचते हो कि मैं तो नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि इसका सिलेबस कोई ऐसा सिलेबस नहीं कि उन्होंने यूनान से आपका इतिहास पूछा है, बिल्कुल नहीं पूछा, एकदम नहीं पूछा। 1750 से 1991 पूरा प्रासंगिक, और वो हर चीज डे टू डे लाइफ में आपको काम आएगी। तो पूरा सिलेबस जो है वो बड़ा प्रासंगिक है, व्यवहारिक है, आसान है। आप अपने डे टू डे लाइफ में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जीवन में आगे भी आपको काम आएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब 3 दिन की वो क्लास, सेमिनार क्लास चलेगी, ट्रेनिंग सेशन चलेगा, तो आप सब लोग आए जरूर। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। 3 बातें कहता हूं इसके पीछे, या तो बनेंगे आप प्रशासनिक अधिकारी, और दूसरा आप में नेतृत्व का, लीडरशिप का सामर्थ्य, और इसमें जो ऑप्शनल पेपर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का संस्कृत का बैकग्राउंड है, संस्कृत वालों के मैक्सिमम नंबर आते हैं, उर्दू वालों के भी मैक्सिमम नंबर आते हैं। तो जो संस्कृत का बैकग्राउंड उनके लिए तो अप्रतिम है। बाकी हिंदी आदि और इंग्लिश तो उसमें कंपलसरी है ही। तो इंग्लिश और एक आपका जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो है, हाँ, तो एक इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन हिंदी में फिर भी थोड़ा उसमें भीड़ बहुत है, संस्कृत में भीड़ कम है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, उसमें भीड़ कम है, संस्कृत में भीड़ कम है। और संस्कृत में का जब पेपर होता है तो संस्कृत के पेपर बनाने वाले संस्कृत के गुरुजन, चेक करने वाले भी वही, तो उनके भीतर एक भावना होती है कि संस्कृत का पढ़ा हुआ IAS IPS बनेगा, IRS IFS बनेगा, PCS बनेगा, अच्छा ही है। तो वो एक भावना रहती है कि भाई चलो आगे बढ़े अपने बच्चे। तो खैर ये एक बात। तो यदि किसी कारण से वो इसमें सफल नहीं हो पाया, मान लीजिए एग्जाम भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में अटक गया कहीं, उसके भीतर वो सामर्थ्य होगा कि वो बच्चा आगे चल करके वार्ड मेंबर से लेकर के MLA MP से लेकर के देश के CM PM तक भी बन सकता है। वो आपके भीतर राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, शैक्षणिक नेतृत्व, अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलानी, तो leadership in education, leadership in health, leadership in politics, social leadership, spiritual leadership। आपके सामने स्वामी रामदेव खड़ा है। आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को और देने वाले, 1 लाख से ज्यादा इस देश में कार्यकर्ता तैयार किए हैं, और 200 करोड़ लोगों तक योग का, आयुर्वेद का, सनातन का, स्वदेशी का संदेश पहुंचाया। उनके भीतर एक व्यक्तित्व निर्मित किया, एक चरित्र निर्मित किया है। तो लीडरशिप क्वालिटी इसी को कहते हैं। किसी के परिवार में हजारों करोड़ का साम्राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? आपके भीतर यदि नेतृत्व का सामर्थ्य नहीं है, आप गड्ढमड्ढ हो गए। तो 65 रियासतें थी ना यहाँ पर, पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स का राज था ही ना, खत्म हो गया ना, राजा महाराजाओं का राज खत्म हो गया ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें हुई ना। आर्थिक नेतृत्व आज से 50 साल पहले जैसी दुनिया थी आज नहीं है, आज से 100 साल पहले जैसी दुनिया थी आज नहीं है। आज जो दुनिया है आने वाले 25-50 सालों में वैसी नहीं रहने वाली है। तो आपके भीतर ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के जो विचार थे, सिद्धांत थे, संस्कृतियां थी, वो पूरी की पूरी पतन के गड्ढे में चली गई। तो
आपके भीतर एक बहुत बड़ा एक बौद्धिक सामर्थ्य होना चाहिए, वो समझ, वो विवेक, वो आपकी इससे पैदा होगी। और एक फैक्चुअल चीज स्वामी जी मैं बताना चाह रहा था कि ये जो एकेडमी शुरू हुई है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के बच्चों की ही डिमांड। हाँ, मैं पिछले 2 वर्षों में तमाम बच्चे मेरे पास आए होंगे कि आचार्य जी हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी हो सकती है क्या। उसमें 1-2 कक्षाओं में भी कभी मैं, जैसे गौतम जी ने बुलाया था मुझे बीए योगा साइंस के जो 2nd ईयर में बच्चे होंगे, वो बच्चे होंगे यहाँ शायद जिस दिन मैं कक्षा में गया था न्याय दर्शन पढ़ाने, उसमें लगभग 50 बच्चे रहे होंगे क्लास में। जब मैंने वहां भी ये सवाल उठा तो मैंने पूछा सिविल सर्विसेज में कितने बच्चे देना चाहोगे, तो लगभग 18 बच्चों ने हाथ उठाया था। जोरदार अभिनंदन। गुरुकुल के बच्चे तो बहुत ज्यादा उसमें ये इंटरेस्टेड है। गुरुकुल वाले नहीं थे मैं सब, वैसे भी बता रहा हूँ। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब अभी ओझा जी पूछ रहे थे कितने लोग करेंगे तो छिटपुट हाथ उठ रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस दिन सही बोल रहे थे कि आज सही कर रहे हो। सर आज डर रहे थे कि कहीं मैं सवाल न पूछूं। हाँ, ये हो सकता है। दूसरा ये था कि मैं ये भी बता दूं आपको कि 400 लोग बाहर के बच्चे 10 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 15 तारीख तक ये संख्या 1,500 से 2,000 होने की संभावना और है। उनमें से मुझे सेलेक्ट करना है कुल 500 ही। 400 ही करना है। बता रहा हूं साहब, उन 500 में भी 100 करना है उनको जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पहले सफलता कुछ चरण तक पाए और आज वो थोड़ा उदास है, निराश है उनको। और 400 बच्चे, 400 में से ये सोचा गया था कि अगर बच्चे हमारे कैंपस के अंदर के अगर जितना अधिक से अधिक सिलेक्ट हो जाएंगे उनको आपको रखें, प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी देंगे, इसके बाद बाहर वालों को देंगे। तो इसलिए आप अपना तय कर लो कि आप कैंपस के अंदर अपॉर्चुनिटी, आपका दरवाजा खटखटा रही है, उस अवसर का लाभ उठाना चाहते हो या नहीं उठाना चाहते हो। नहीं उठाओगे तो बाहर के लोग उठा के ले जाएंगे लाभ उसका। शुरू तो मैं कराया था, स्वामी जी से आग्रह किया, स्वामी जी के मन में भी संकल्प था, ओझा जी से मैंने अनुरोध किया, स्वामी जी ने बात की, ओझा जी ने बहुत ही उदारता पूर्वक इस योजना के लिए, इस विजन के लिए अपनी ऊर्जा को सन्निध करने का उपकार वन किया। पर्सन वन मिशन, एक बड़े उद्देश्य के लिए एक बहुत प्रतिभावान व्यक्तित्व चाहिए। तो आप खुद सोच लो कि आप, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि जिस तरह आप सात्विकता से रहते हो या विश्वविद्यालय के अनुशासन के कारण रहने के लिए बाध्य होते हो, जो भी कारण। दोनों जो भी कारण हो, उसमें जो आप अभ्यस्त हो चुके हो तो आपकी प्रज्ञा, आपका सामर्थ्य इतना उन्नत हो चुका है कि आप एक मेडिटेशन की अवस्था में 70-80% विद्यार्थियों को मैं हमेशा देखता हूं कि वो बहुत ही ध्यानस्थ रहते हैं, कंसंट्रेशन है उनके अंदर। अगर आप पढ़ोगे ना इन बातों को तो हो सकता है अभी आपको बड़ा कठिन लग रहा हो, हवा लग रहा हो, लेकिन आप जब पढ़ने लगोगे तो मुश्किल से 1-2 महीने बाद कहोगे कि मैं तो निश्चित क्रैक कर जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। क्योंकि वो बच्चे तो बहुत ही थके हारे होते हैं बेचारे। अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, वहां पर खाना खुद बनाना होता है या कभी स्ट्रीट वेंडर के यहाँ खाना खा रहे हैं, कभी पेट खराब हो रहा है, मतलब वेंटिलेशन नहीं है, दिल्ली का पोल्यूशन 4 महीने हाहाकार मचा देता है। ऐसे वातावरण में रहते हैं तो वो तब भी स्ट्रगल करके सफल हो रहे हैं। आपको तो यहाँ प्रकृति की सुरम में गोद में हो, आध्यात्मिक परिवेश की मातृगर्भ में रह रहे हो। अगर योग प्राणायाम ध्यान करते हुए आप 5-6 घंटे भी 6 घंटे भी अगर आपने स्वाध्याय कर लिया ठीक से, तो मैं ओझा जी आप जरूर समर्थन करेंगे कि अगर ये 5-6 घंटे कंसंट्रेट करके पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि इनमें से निकलने की संभावनाएं कहीं से कई गुना ज्यादा हो। अरे जोरदार अभिनंदन आपका। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, अगर 2 क्वालिटीज आपके अंदर है, एक आपको पढ़ने का शौक है कि आप पढ़ना चाहते हैं, और 2 आप दुनियादारी से दूर हैं। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा इस तैयारी में, ये मेरी गारंटी है। वो तो रोचक बना के गारंटी आपकी। बस 2 चीज अगर आपके अंदर है कि, और सर ने जैसे कहा कि बस 1 महीना, क्योंकि जितने
अच्छे काम है वो शुरुआत में कष्ट देते हैं लेकिन बाद में बहुत आनंद देते हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, और श्रीमद् भगवद गीता। जितने बुरे काम है वो शुरुआत में बहुत मजा देते हैं, बाद में आईसीयू पहुंचा देते हैं। तो ये काम शुरू में, इसीलिए सर ने 2 महीना कहा, लेकिन मैं 1 महीने कहूंगा कि 1 महीने आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा, पर वो कष्ट का एहसास होने नहीं देंगे। जैसे बच्चों को जब सुई लगाई जाती तो बहकाया जाता है, तो हम आपको, आप चिंता ना करें, लेकिन 1 महीने बाद आपको जहां से आपकी कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी आपको बहुत मजा आने लगेगा, आप परिणाम देंगे। और फिर जो हमारा एक मिशन है कि बहुत अच्छे लोग ब्यूरोक्रेसी में जाएं, अच्छी इथिक्स के साथ, अच्छे स्वभाव वाले, तो देश को वो सौभाग्य प्राप्त हो सके। सत्यमेव जयते यतो धर्मस ततो जय। अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य और भविष्य के सपनों की पूर्ति के लिए आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लास्ट बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नीट और जी के बच्चों को मैं देखता हूँ, और अब पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के हो या पूरे देश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कितनी देर बच्चे पढ़ते हैं बताओ बच्चों? 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही दुनिया चल रही है क्या? आपको भी 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और मैंने किया है इसलिए आपसे बोल रहा हूं। इसलिए मेरे लिए ताली बजा सकते हो, गाली तो मेरे लिए बहुत मिलती है। क्यों कह रहा हूं मैं आपको इस बात को? मुझे तो आईएएस नहीं बनना था, आईपीएस बनना था, ना नेता बनना था, ना अभिनेता बनना था, ना कोई एक्टिंग करना था। तो भैया जब मैंने 18 घंटा पुरुषार्थ किया तो राम कृष्ण से रामदेव बन गया, फिर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिल गए। क्या मतलब हुआ? 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव। योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है बोलो बच्चों? अथा, तो जरा जोर से बोलो, अथा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, दैवी संपद आपको रोज सिखाते। तो आप ये डिजिटल फास्टिंग करना सीखो। मोबाइल का, नेट का, जो भी मॉडर्न कनेक्टिविटी है उसका उतना ही प्रयोग करो जो आपके लिए उपयोगी है। फिर आपस में एक दूसरे से, सब मित्र हैं हमारे, सब एक आत्म भाव में हम सबके साथ जीते हैं। फालतू की गोसप कर रहे हैं, गपसप कर रहे हैं, अल्हड़पने में, इधर उधर की बातें करने में क्यों भैया? अपना सारा समय, शक्ति, ऊर्जा अपने ध्येय की प्राप्ति में लगाने। तो जो तैयारी पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के बच्चे कर रहे हैं, करेंगे, जो तैयारी पतंजलि कैरियर एकेडमी के बच्चे नीट और जी आदि की तैयारी में कर रहे हैं, आपको भी ऐसी तैयारी करनी है। मैंने ऐसी तैयारी की, इसलिए व्याकरण शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, और जो हमने सब्जेक्ट नहीं पढ़े, हमने जो है हिस्ट्री और जो है पॉलिटिक्स और ये सब, ज्योग्राफी, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सब जो है बीज रूप में थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा था, लेकिन आज इस देश नहीं, दुनिया के सैकड़ों नहीं हजारों साइंटिस्ट हमें गुरु मानते और हमसे मार्गदर्शन लेते। साइंटिस्ट लोग, पॉलिटिशियन लोग, बिजनेसमैन। अमेरिकन इन्वेस्टर से स्वामी जी अंग्रेजी में घंटे घंटे पर बात करते हैं, पढ़े नहीं अंग्रेजी कभी। मैं सीरियसली कह रहा हूं, 1-1 घंटे अमेरिकन एक्सेंट में उनके इन्वेस्टर से बात करते हैं। यूके का रहता है तो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं, पढ़े तो नहीं अंग्रेजी। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इतनी क्षमता किसी के अंदर है कि आप अगर अपने को उस पर ध्यान से उसकी ओर अगर कदम बढ़ाओगे, प्रेम से बढ़ाओगे, जो ओझा जी कह रहे हैं ना, जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू। अगर ये जज्बा आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा अब बताओ कि कितने लोग जो है, कितने लोग चाहोगे 15, 16, 17 में? 3 दिन के उसमें जो हाथ उड़ा रहे तो हाथ खड़े हो जाओ एक बार। जो 3 दिन 15, 16, 17 में 3 दिन ये जो आपको सेशन दिया जाएगा, प्रिलिमिनरी वर्कशॉप में जो लोग भाग लेना चाहते हैं एक बार खड़े हो जाएंगे भाई बहन, एक बार जोरदार अभिनंदन करो इनका। वो हमारे वो जो गौतम तुम्हारे वो बच्चे कहाँ गए जो 18 बच्चे थे, उनको जरा उनसे कहो हाथ उठाएं जरा।
कोई बात नहीं है। नहीं, मैं ऐसे जानबूझ के पूछ रहा हूँ। हाँ, जो उस दिन जो सिंह साहब से कह रहे थे वो भी बच्चे हाथ उठाओ खड़े होकर के। जो उस क्लास में उस दिन कह रहे थे कि सर हम सिविल सर्विसेज चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 आगे पीछे हो रखे। हाँ, यही है, आगे पीछे बैठे। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। इनके भीतर जिजीविषा है, तितिक्षा है, मुमुक्षत्व है। हाँ, बेटे भी काफी, बेटे उस दिन भी बराबर के 18 में से 9 थे। हाँ, तो अब इसमें पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे भी आ गए। वो उधर हैं अभी, वो गुरुकुलम में है अभी। वो तो सभी उनमें तो बहुत ही तीव्र अभिप्सा जागृत हो रखी है। तो खैर, तो जो भी करना चाहेंगे उनके लिए ये एक अवसर है कि आप उसको एक बार देखिए, सीखिए, समझिए, जानिए और आप इसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लेंगे। उससे एक विषय की गंभीरता आती है। जब तक किसी भी विषय में हमारी प्रतिबद्धता, तितिक्षा, मुमुक्षत्व, अभीप्सा, उसके भी लिए एक तड़ाव, जुनून नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता है। 99% लोग मैं देखता हूं ढुलमुल जीते रहते हैं। हमने क्या समझ रखा है? आंधी हो, तूफान हो, सृष्टि में प्रलय हो जाए, मुझे अपने कर्म से और अपने धर्म से डिगना नहीं है। यह हमने जिया है, इसको सीखा है हमने और ऐसा ही जिया है हमने। मैं रात को 2 बजे भी आता हूं, कई बार तो सीधा 5 बजे पहुंचता हूं और सीधा कहां पहुंच जाता हूं? मंच पर। फिर बोले अभी तो स्वामी जी तो 4 बजे तो रोड पर थे, 5 बजे तक तो गाड़ी से उतरे भी नहीं थे, कैसे पहुंच गए? 5-7 मिनट लेट हो सकते हैं, 5 बजे पहुंचने के बाद भी फ्रेश होकर के, शौचालय से निवृत्त होकर के फिर पहुंच गए। क्यों? ये मेरी प्रतिबद्धता है। करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं कि स्वामी रामदेव से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। यदि मैं किसी फ्लाइट में नहीं हूंगा तो सुबह 99% 365 दिन में से 360 दिन आपको 5 बजे योग के मंच पर मिलूंगा। ये एक पक्ष है। दिस इज नॉट अबाउट ऑन मॉर्निंग टाइम। फिर इंडिया टीवी हो, फेसबुक, फिर उसके बाद दिन भर सेवा हो और एक दिन भी बीमार नहीं पड़ना। इसे मैं अकेला नहीं हूं, ये भी खड़े। लगभग 40 वर्षों की सर्विस में एक बार भी मेडिकल लीव नहीं ली। जोरदार अभिनंदन करो सिंह साहब का। एक दिन भी नो मेडिकल लीव। अरे यार, बच्चे जब कई बार आ जाते हैं, योग कर रहे हैं, योग में BA MA BSc MSc कर रहे हैं, मेडिकल लीव चाहिए। अरे थारा कल्याण हो जाए। किस बात की मेडिकल लीव? स्वामी रामदेव ने तो आज तक एक बार भी मेडिकल लीव नहीं ली। आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव मोड पर होती है ना। ईश्वर का अनुग्रह ये रहता है। मैं लगभग पूरे देश में 30 लाख किलोमीटर घूमा हूं। देश दुनिया में कितना? 30 लाख किलोमीटर। कई बार तो 2-3 दिन तक कोई आहार थोड़ा बहुत ले लिया, खाना पीना। कई बार तो ऐसा हुआ एक दिन में 3 देशों की यात्रा। सुबह सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर बैंकॉक, फिर 3 देशों की यात्रा एक दिन में। सुबह कहीं, दोपहर। बीमारी तो स्वामी जी होती है ना, प्रमाद और स्वाद। ये वो चीजों से जूझ रहा है तो बीमारी होनी है। आपके पास न प्रमाद है न स्वाद है, तो आपको बीमारी कहां से है? एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं, एक बार भी हेडेक नहीं। भाई मैं 360 दिन 65 दिन बैठता हूं मंच के ऊपर। हमको तो बीच में शूशु भी लग जाए तो उठ नहीं सकते, और यदि डिसेंट्री लग जाए तो वहां क्या हो, नीचे पैड पहन करके तो बैठ नहीं सकते। हाँ? और जा भी नहीं सकते। तो 365 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ही बच्चों की तरह, जवानों की तरह, अभी हमको लगता ही नहीं हम सीनियर सिटीजन हो गए। अभी हमको लगता है अभी तो हमको जीना आया है, अभी तो 100 साल और जीना है और लोगों को जीना सिखाना है। तो उत्साह में रहा करो। जब देखो तभी मेरा तो मूड ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्ट। आज क्या वो डिजीनेस, लेजीनेस। अब हमको इनका दोनों का मतलब ही नहीं पता है क्या है ये लेजीनेस, लीजीनेस। आज तो मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जब ना सूझे तो योग कर, अपने आप सूझेगा। पढ़ाई कर। भाई कुभाई अनख आलस हूं,
नाम जपत योग करत मंगल दिशि दसो। इच्छा ना हो तो भी उठो, इच्छा ना हो तो भी पढ़ो, इच्छा ना हो तो भी अच्छे कर्म करो, समझ में ना आए तो भी समझदारों ने जो रास्ता बताया उसी पर चलो। महाजनों ये गता सपन था। तो बताना का काम हमारा था, बाकी तो हर जीव अपना कर्मा से लेकर के घूम रहा है। जिनको धूल में लठ मारने अपने मारो भाई। लेकिन ये तो एक विषय था। मैं आप सब बच्चों को जो चाहे योग में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, डीएनवाईटी, अलग अलग बीएनवाईटी आदि जो भी कर रहे हैं आप अपने काम को इतनी लगन से करो कि उसमें आप पूरे खो जाएं, उसमें पूरी रम जाएं। जब आप ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो ज्ञान आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आप किसी ध्येय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो ध्येय आपके 37 ट्रिलियन सेल्स में, एक एक सेल का भी एक न्यूक्लियस होता है। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा उनसे पॉजिटिव सिग्नलिंग निकलते हैं जब आप सकारात्मक सात्विक भाव चेतना में होते हो। और एक सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। इतना ऊर्जा से अथाह शक्ति से आप भरे हुए हो। यू हैव दिस कैपेसिटी, दिस एनर्जी इन योर सेल्फ, इन योर सोल। पता नहीं कहां खोए खोए सोए सोए से अपनी ऊर्जा को ऐसे बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को पूरी ऊर्जा से आप्लावित रखिए। ये आज का सेशन इसीलिए आमंत्रित किया गया था कि आप ये जो अवसर पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध हो रहा है उसमें पतंजलि के बच्चों की भी भागीदारी हो। धन्यवाद हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब का, और धन्यवाद हमारे आदरणीय ओझा जी का, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और धन्यवाद हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी देवप्रिया बहन जी का कि इन्होंने आज ही, और हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी भी इसमें बहुत पुरुषार्थ करें। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। इनके साथ जितने भी संवाद में बच्चे हैं, और जैसे मैंने कहा है अब ये जैसे जैसे क्लोजिंग डेट नजदीक आती है ना तो फिर हमारे यहाँ फिर और ज्यादा उत्साह से लोग भाग लेते हैं। अभी तक कम से कम इसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है 5000 से ज्यादा बच्चों ने। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। पूरे देश में जितना भी ये कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें तो पूरा हड़कंप सा, भूचाल सा आया हुआ है। और उसमें भी हमारे परम आदरणीय ओझा जी का नाम सुनकर के तो काफी लोगों का ब्लड प्रेशर अप डाउन हो गया, किसी की शुगर बढ़ गई, कोई तो हॉस्पिटलाइज हो गया। उनमें भी कईयों को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि अब होगा क्या। यदि पतंजलि ने कार्यक्रम अभी तो पतंजलि में शुरू किया है, यदि दिल्ली एनसीआर में झंडा गाड़ दिया तो फिर तो बहुतों को ऐसा लग रहा है। हम किसी की दुकानदारी कोई बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि इस देश को श्रेष्ठतम नेतृत्व हम दे करके ही रहेंगे, जो प्रशासनिक नेतृत्व है और फिर नेतृत्व की जो अलग अलग दिशाएं हैं। ये भारत हमारा है, ये देश किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है। यही लोकतंत्र हमें सिखाता है। लोकतंत्र में जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो अधिकार देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कहा जाता है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि देश के प्रधानमंत्री का ये प्रोटोकॉल है, देश के राष्ट्रपति का ये प्रोटोकॉल है, वो प्रथम व्यक्ति है इस संविधान को संचालित करने के लिए, उनको ये सामर्थ्य दिया गया है। लेकिन जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो अधिकार देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलता है लोकतंत्र में, वही व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी देश का लोकतंत्र देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हम हमारे सिंह साहब बात कर रहे थे, अब मैं वहां चंद्रबाबू नायडू जी के साथ फंस गया। वहां लोगों को आया ही नहीं हिंदी, तो मेरे से बोले समझा तो 2.5 घंटे का सेशन अंग्रेजी में ही चल रहा था। मैंने कहा 90% उसी में चल रहा था। क्या है? अरे भाई आवश्यकता है ना। तो आपको कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना, और किसी भी तरह से हीनता की ग्रंथि, कुंठा, नैराश्य, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का क्या श्लोक है बोलो? जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब उन्होंने कहा गांडीवम संसते हस्तात् दह्यते न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमते च मे मनाः सीदंति मम गात्राणि वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। जब सब ये हो गया तो क्या बोला था बोलो? क्लैप्यमास्म पार्थ नैतत्त्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। ये सामर्थ्य, वी हैव दिस कैपेसिटी इन ऑल सॉल्व्स। लेकिन हम अपने आप को अपने से अनजान हैं,
जी हम तो एक ऐसी अबला सी बेटी हैं। अरे तुम अबला नहीं, बहुत बड़ी बला हो, क्यों परेशान हो? जी बाबा जी हम तो ऐसे ही बस यही है, आई है, ऊई है, ऊ एक सूत्र भी तो ऐसे अपने आप को किसी भी तरह से, और जो हम आपको बोल रहे हैं हमने इन सत्यों को जिया। हमारे जन्म देने वाले पूर्वाश्रम के कहा जाता है सन्यास की परंपरा में पिता अनपढ़, माता जी अनपढ़, गांव में एक दो बच्चे हमारे साथ पढ़ने वाले, थोड़े एक दो चार आगे होंगे, 2-4 क्लास, कोई टीचर से ज्यादा की नौकरी नहीं लगी थी किसी की। 1 या 2 बच्चे वो भी टीचर बने थे पूरे गांव में, बाकी कोई फौज फाज में चला गया, पुलिस में 1-2 बच्चा था, कोई 1-2 फौज में होंगे बस। और हमको ये नहीं पता था कि गांव के बाहर तहसील किसको बोलते हैं, जिला किसको बोलते हैं, प्रांत किसको बोलते हैं, भारत कितना बड़ा है और दुनिया कितनी बड़ी है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उन धूल भरी अंधियारी गलियों से चल करके इन कदमों से हमने पूरी दुनिया मापी, हर दुनिया की सारी चकाचौंध के बीच में अपने स्वधर्म से, और बस उस पर चले जा रहे हैं आगे। तो भाई ऐसे अपने मन में संकल्प रखो, और इसी में जीवन का आनंद है। ये लचारे पचारे होकर के मुझे तो थोड़ा बहुत ही कंफर्ट चाहिए लाइफ में, कंफर्ट के चक्कर में फटे जा रहे हैं। तो इनकी दिनचर्या बना दी, आज ही तय कर दी है। ये बच्चे, इनका नित्य कर्म यह है, 6 से 6:30 बजे तक सब बच्चे तैयार हो जाएंगे। 6 से 6:30 बजे तक ये बच्चे जॉगिंग, रनिंग सबको दौड़ाएंगे। दौड़ने से ना आदमी में उत्साह रहता है। हाँ, 5 से 6 के बीच उठ जाएंगे और फिर रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। उस दौड़ने से, रनिंग करने से एक एनर्जी, एक स्पिरिट पैदा होती है आदमी के अंदर। हम रोज दौड़ते हैं, उत्साह में रहते, कुछ तो ऐसे ऐसे जोर से आंखें रगड़ते हुए उठेंगे, अंगड़ाई लेंगे। आज तक हमने एक बार भी, सोचने की बात है ओझा जी, कभी भी हमने उबासी क्या होती है हमको पता नहीं। अब कोई दूसरा ही चारों तरफ भयंकर उबासी लेने लगे तो पता नहीं वो कैसे कुछ उसका वायरस सा आता है, वो आ जाए तो अलग बात। उठने में, काम में कभी कोई मतलब ही नहीं। तो बच्चे रनिंग करेंगे, फिर उसके बाद उनको प्राणायाम, मेडिटेशन कराएंगे, फिर उनका 8 बजे नाश्ता होगा, फिर उनकी सेल्फ स्टडी 8:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, फिर उनका 1:30 से और 2:30 के बीच में भोजन, फिर उनकी वापस सेल्फ स्टडी, और शाम को 5 से 7:30 बजे 2.5 घंटे की इसमें एक ही कक्षा होती है। ये पूरा इसका ट्रेंड ही ऐसा है। तो आपके लिए भी, सबके लिए सुविधाजनक है। और 5 से 7:30 बजे कक्षा होगी, उसके बाद उनका भोजन होगा, और रात्रि का विश्राम का समय, उनका अधिकतम स्टडी का समय हमने रखा है, कोशिश हम धीरे धीरे घटाएंगे। 11 से 12 के बीच में सोने का रखेंगे, 5 से 6 के बीच में उनका जागने का, क्योंकि इन बच्चों का रूटीन टोटली अलग होता है। आपके क्योंकि पंचकर्म कराते हैं, षटकर्म कराते हैं, आपको योगाभ्यास कराते हैं, आपकी दिनचर्या थोड़ी सी अलग है। तो जो उस प्रक्रिया में जो बच्चे जीना चाहेंगे उनके लिए कुछ विशेष छूट का उनके लिए भी प्रोविजन किया जाएगा। आहार में इनके लिए, कुछ बच्चे बहुत लाइट फूड खाना चाहते हैं, तो शाक सब्जी जो यहाँ सबके लिए बन रहा है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा साग सब्जी अब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो उपलब्ध है और जो एक व्यवस्था के तहत यहाँ पर चीजें मिल रही है। उसके अलावा आहार में फल, जूस, कुछ बच्चे पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा उसमें कुछ हल्का उसमें सहायता मिल जाती है, तो फिर हम पतंजलि में चाय कॉफी अलाउ कर रहे हैं, और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित तो उसमें मिलेगा, और कुछ इंस्टेंट फूड, वो भी हेल्दी वाला, उसके हेल्दी ऑप्शंस है। अपने हंगरी में भी बहुत है, और भी उसके जो भी एकदम उसमें भी, अब जैसे बेकरी की भी व्यवस्था खुद की बना रहे, और जैसे किसी को ब्रेड और टोस्ट है तो फ्रेश लो ना भाई, यही बनाएंगे। और सैंडविच आदि, बर्गर आदि, पिज्जा आदि जो भी बनाते हैं तो फ्रेश बना करके दे देंगे। क्यों जो है षडांत खाना इधर उधर से, और मोमोज उसके लिए पता नहीं क्या। तो ये सब चीजें दिनचर्या भी उनकी तय कर दी गई है। तो एक एक काम को पूरी तसल्ली के साथ तो आपको ये जानकारी देनी थी, क्योंकि आप में से सैकड़ों बच्चों की जो अभिप्सा थी, आप अपने संकल्पों को पंख लगा करके आप आसमान की ऊंचाइयां उड़ सकते हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क
द क्वेश्चंस। तो आप इधर उधर माइक चला जाएगा, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जिसको भी क्वेश्चन पूछना उधर दौड़ करके माइक लेकर के चले जाएंगे। आप तब तक थोड़ा सा आगे आ जाइए बिटिया। और भी किसी का क्वेश्चन हो तो पीछे वाले पंक्ति वाले थोड़े आगे उठ करके आ सकते हैं, और आगे वाले पंक्ति वाले थोड़ा साइड में स्टेयर्स के ऊपर आ सकते हैं, सीढ़ियों पर। तो दे दीजिए उनको बेटा दौड़ करके। तो किसी के कोई मन में प्रश्न हो पूछ सकते हैं। आसान। ओम स्वामी जी। ओम सर। सर मेरे दो जी। डाउट हैं। प्लीज प्लीज। पहला, फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम या सब्जेक्टिव होगा, जो अब पतंजलि में होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा बेटा। ऑब्जेक्टिव। और स्वामी जी ये जो दिनचर्या आपने बताई है वो हमारे लिए भी है, सेकेंड ईयर वालों के लिए, बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए, या फिर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए? ये जो बच्चे जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में जो भाग लेंगे उन बच्चों के लिए कुछ थोड़ी सी अलग दिनचर्या का प्रोविजन किया जाएगा, जिससे कि उनका योग भी ना छूटे। तो योग और सिविल सर्विसेज का एक बैलेंस करके उनकी दिनचर्या भी 1-2 दिन में घोषित कर दी जाएगी। तो उनको भी अतिरिक्त समय इसमें मिल सकेगा, जिससे कि वो दोनों चीजों को साध सके। ऐसी उनकी दिनचर्या डिजाइन कर देंगे। और स्वामी जी एकेडमिक्स भी तो 9 से 4 क्लासेस होती हैं हमारी, तो इसलिए ये 5 से 7.5 क्लास रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए फिर उसमें पूरा समय मिलेगा। थैंक यू। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, खड़े हो जाए, खड़े होकर के पूछ सकते। इधर दो बिटिया को, इसको भाई माइक दो। एक माइक और ले जाओ मंच से, मंच पर अतिरिक्त माइक है। हाँ ओम स्वामी जी। ओम सभी को। ले जाओ। मेरा नाम कशिश है और मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। जी बिटिया। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही आवाज है। पूरी आ रही है। तो मेरा आवाज उधर भी बढ़ा दो भाई, उसकी तरफ चेयर्स की ओर भी आवाज बढ़ा दो। हाँ जी बिटिया। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम कोई सा भी पेपर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या सोर्स है, टेक्स्ट बुक या फिर कुछ और। तो क्या आप वो चीज़ें भी हमको प्रोवाइड करेंगे? आपको बताया था ना बेटा, बता दो। नहीं बिल्कुल, हम टेक्स्ट बुक भी देंगे और हमारा जो सिविल सर्विस का नोट्स होगा वो कंटेंट भी आपको देंगे हम। नोट्स पूरे इसकी provide सारी करेंगे। नोट्स, इसके सारे अलग से कंटेंट भी बनेगा, और इसके टेक्स्ट, सारी बुक्स सब अवेलेबल होंगी। ठीक है, धन्यवाद। किसी के कोई भी प्रश्न हो? बहनों में ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, भाइयों में भी कोई जिज्ञासा हो? 2 ही व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछते, या तो पूरा विषय समझ में आ गया हो या कुछ भी ना आया हो। ओम स्वामी जी। ओम सभी को। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा एजुकेशन पूरा मराठी में हो गया है। अब मैं पीजी डिप्लोमा योगा साइंस एंड आयुर्वेदा में यहाँ पे एडमिशन लिया है, और उम्र भी 33 है। तो इसमें उम्र का तकाजा ये है, जो रिजर्वेशन कोटे में जो भी व्यवस्था है सरकार की, जो है उम्र का बता दो। ओपन उम्र जैसे SC ST OBC उनको छूट है, अच्छी छूट है। SC ST OBC तक ओपन कास्ट है। जनरल कास्ट है, ओपन मराठा। मराठा। तो जनरल का स्टेट PSC में अटेम्प्ट बचा होगा, 40 है शायद, महाराष्ट्र में 40 है। हाँ तो 33, तो स्टेट PSC आप दे सकते हो 40 तक, मतलब मेरे ख्याल से 6 अटेम्प्ट अभी आपके बचे हुए हैं। अच्छा। हाँ वो कर सकते हो। ये सारा आपको उसमें भी अपने वेबसाइट पर भी डाल दो सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीजें डाल देना पुण्यदेव जी महाराज जी। इधर भाई, भाइयों को भी प्रश्न के लिए दे दो भाई माइक। हाँ इधर, हाँ दो। बोलिए। ओम स्वामी जी। मेरा बीए योगा है, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, तो उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे स्वामी जी? नहीं, आपके बीए के सब्जेक्ट डालने हैं? हाँ बीए योगा साइंस। हाँ तो बीए के सारे सब्जेक्ट्स आपको पता लग जाएगा बेटा। नए आए हैं ना? हाँ जी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ऐसे क्यों इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? अपना सब्जेक्ट तो पूछेगा ना कोई। खाली पतंजलि, अब खाली पतंजलि में पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी नहीं, यहाँ का जो मूल है योग में BA MA BSc MSc, वो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो। वो भी अपना है भाई, वो अपनी जड़ें उससे दूर नहीं गए। कभी कुछ सोचे कि पतंजलि यूनिवर्सिटी पूरी कन्वर्ट हो गई है पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में। स्वामी जी ओम। सर नमस्कार।
सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एग्जाम्स के बाद जो इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, जैसे भी संबल के जो एसपी हैं श्री के बिश्नोई जी, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू जो होता है कि इंटरव्यू में थोड़ा हो जाता है, तो जैसे हम सुनते हैं इंटरव्यू के बारे में तो थोड़ा हताशा आ जाती है कि इंटरव्यू कैसे निकलेगा एग्जाम के बाद। तो अरे 3 बच्चों में से एक का इंटरव्यू निकलता ही है ना जी, क्यों चिंता की बात। तो इतना डर काहे रहे हो? बिश्नोई जी ने कह दिया तो बस डर गए। नहीं, मतलब मैं कुछ और बच्चों से भी मिला था यूपीएससी के भैया से, तो उन्होंने कहा देखो आईएएस का इंटरव्यू सीधे सीधे व्यक्तित्व का खेल है, व्यक्तित्व। अब एक लड़का एंटर किया, ऐसे गेट था, वो गेट से एंटर किया, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगी। तो जैसे वो एंटर किया, ऑफिस में पहुंचा तो ऐसे सब इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ था, तो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर स्वामी जी बोर्ड मेंबर है, तो स्वामी जी ने पूछा मुझसे कि मिस्टर ओझा आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। मैंने कहा स्वामी जी मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस दरवाजे के बाहर है। तो स्वामी जी ने कहा दरवाजे के बाहर? मैंने कहा स्वामी जी जो भी इस ऑफिस में आता है वो बाहर भागने के लिए परेशान रहता है स्वामी जी, तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर है। अब ये कितना प्यारा सा जवाब है, ह्यूमर, मतलब जवाब भी है ह्यूमर भी है। बोर्ड मेंबर खुश हो गए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ लोग जाते हैं सारे प्रश्नों का जवाब दे आते हैं, उनको नंबर नहीं मिलता, वो दुखी हो जाते हैं कि साहब हमको नंबर ही नहीं दिया। तो वहां जो नंबर है वो ज्ञान का भी है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा इंटरव्यू में जो भूमिका है वो व्यक्तित्व की है। तो अगर आपका व्यक्तित्व प्लीजिंग है, अच्छा है, जैसे आपने वो जवाब दिया आधुनिकता वाला, बहुत अच्छा जवाब दिया, कम से कम इतनी सारी भीड़ में एक आदमी उठ के जवाब दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक लड़का उठ के जवाब दे रहा है। जवाब बहुत लोग देना चाहते थे कि भाई मेरा भी पैसा जमा हो जाए, लेकिन किसी ने नहीं दिया डर के मारे। तो ये तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा। चिंता मत कर। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न हो बच्चों का वो भी ले लो इधर से। और अभी 8 तारीख को है ना, शास्त्र का भी है। शास्त्र का आधार बहुत बड़ा है और काफी बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग ले रहे हैं, और वो आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके प्रतिभा विकास के लिए, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए जो भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेंट हैं, और ज्यादा से ज्यादा उसमें भाग ले। इसमें क्या है, कम से कम योग दर्शन तो याद करो, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषदों के ही हवन मंत्र, ईशोपनिषद आदि बहुत कुछ है उसमें। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यार्थी भाग लें। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है, ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है? ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके लिए बेटा 500 लोगों की पूरी टीम है। तो उसमें आपको जो भी उसमें एज ए स्किल, एज ए ट्रेनिंग उसको आपको बता देंगे। आपको आगे उसमें भागीदार होना होगा तो हो जाओगे। और ऐसे कि जैसे IIT खड़गपुर वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अनलिमिटेड टोकन्स मिलते हैं, जैसे क्लाउड कोड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उनमें यूज करने के लिए, ताकि हम प्रोडक्ट बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी सुविधा मिलेगी? तो ये IIT तो खड़गपुर तो नहीं है ना बेटा, ये तो योग यूनिवर्सिटी है, तो उसके अनुसार ही सुविधाएं मिलेंगी। जी स्वामी। बेटा हर एक चीज की एक मर्यादा और एक व्यवस्था है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी बेस्ट उपलब्ध करा सकते मिलेगा बेटा। जी बद्री जी, आपके बारे में बात हो रही थी। सर्वेभ्यो नमः। हाँ, वदतु यत् भवान् वाञ्छति किं भवतां मनसि अस्ति तद् वदतु। संस्कृतं पठित्वा एव आगतवान् अत्र। बहु शोभनम्। अत्र UPSC मध्ये यः संस्कृतं पठित्वा आगच्छति तस्य कृते सौहार्दं वा अथवा सौलभ्यं वर्तते वा इति? सौलभ्यं वर्तते, प्राथमिकता वर्तते तत्र। भवतां कृते हम अप्राक्षं, भवताम् अधुना आयु शेष वर्तते, भवान् तत्र सहभागी भवितुमर्हति। इतोपि 5 वर्षाणि सन्ति। 5 वर्षाणि सन्ति, तो अभिनन्दनं कुर्वन्तु एकदा। भवतां ये गुरुवर्याणां शरण्यां सन्ति, तेपि अस्मिन् कार्ये प्रतिभागी भवितुं वाञ्छन्ति, एषापि प्रसन्नतायाः वार्ता वर्तते, तदर्थम् अभिनन्दनं कुर्वन्तु। तो भवतां अस्माभिः पूर्वतः एव निर्धारितं, भवान् तत्र प्रतिभागी भविष्यति। जी और हाँ, नमस्ते सर जी। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो 15, 16, 17 को हम लोगों को सेशन अटेंड करना है, सर ये सेशन अटेंड करने का कोई प्रोसीजर रहेगा या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह? हाँ, रजिस्ट्रेशन है। इस सेशन को करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप
ओपन रजिस्ट्रेशन यही हो जाएगा आपका। कहां पर है ये रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है तो। और हाँ ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन भी यहीं पर करवा दो इनका तो। हाँ ऑफलाइन यहाँ एकेडमिक भवन में भी करवा देंगे। मतलब वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम सेशन अटेंड कर सकते हैं? उसकी ऐसा है, ये 1,000 रुपए हमने एडमिशन फीस उसमें इसलिए रखी है कि गंभीरता रहे। नहीं तो मैंने कहा ना 5,000 से ज्यादा लोगों ने फोन कर दिया तो व्यवस्था कैसे बनाए। तो उस भीड़ से निजात पाने के लिए, और 3 दिन का रहना खाना पीना भी बाहर से जो आएंगे उनके लिए तो रखा है। तो आपके लिए उनके लिए 1,000 रखा है तो इनके लिए 500 रख दो, इतना कर लो भाई। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया सर। स्वामी जी ओम। पहले तो कवि होने के नाते एक मैं भेंट क्या दे सकता हूँ, कभी एक शब्द ही चढ़ा सकता है गुरु को। तो कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर है खड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। स्वामी जी, मैं शौर्य ठाकुर, आई फर्स्ट ईयर BA संस्कृत व्याकरण में एडमिशन लिया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे संस्कृत से जब हम UPSC की तैयारी करेंगे तो उसमें हमें दर्शन, व्याकरण और साहित्य तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी? तीनों है बेटा। अच्छा, तीनों इकट्ठे पढ़नी पड़ेगी। तीनों धन्यवाद। बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस नहीं है और बहुत रुचि करो उसमें, तो आपको आनंद आएगा। ये जरूर है कि जो संस्कृत व्याकरण जानता है तो उसके लिए साहित्य का अनुशीलन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अर्थान्विति बहुत अच्छे से कर सकते। व्याकरण की तो परिणति ही साहित्य है, और दर्शन उससे और उसका बौद्धिक विकास और विकसित होता है। एक IITian है, 2017 बैच के IAS हैं, तो अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और IIT के बाद उन्होंने संस्कृत से मेंस की परीक्षा दी थी, 5वीं रैंक थी, 5th रैंक। तो संस्कृत पर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ आएंगे। उन्होंने वादा किया है कि आपको जो लोग संस्कृत से एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए चर्चा करने के लिए एक दिन यहाँ आएंगे। तो मैं उनको ले बहुत ही देश के जो शीर्षतम, श्रेष्ठतम, जो वरिष्ठतम व्यक्तित्व हैं वो बीच बीच में यहाँ पर एक अपने निष्काम सेवा के लिए पूरे देश के श्रेष्ठतम IAS IPS प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए आने वाले हैं। इतने शायद कहीं पर नहीं जाते होंगे जितने यहाँ पर आने वाले। धन्यवाद स्वामी। हो गए सबके प्रश्न हो गए, थैंक यू। इधर हेलो, इधर बेटी का ओम बोलो बेटा। ओम। ओम। हाँ। स्वामी जी, हाँ मैं निखिल, MA सेकेंड ईयर। मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने कहा था इंस्टेंट फूड मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कब तक वो प्रोसेस हो सकता है? आपको अभी मंगा दिया जाए? जी स्वामी जी। आहार प्रिय मत्स्य वयम उपलब्धम कारिष्याम। जी जी स्वामी जी। इतनी ज्यादा अभीप्सा जाग उठी, मैंने सोचा कोई सिविल सर्विस एकेडमी के लिए प्रश्न पूछेंगे, तो आहार के विषय में भी रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मैंने आपसे पूछ लिया। ना जरूर। नहीं, इनमें आहार की अभीप्सा अच्छी है तो हमने आपकी बड़ाई की है। आपकी आहार प्रियता अच्छी बात है। अन्नम ब्रह्मेति में जाना, कोई ये निंदा अर्थ में नहीं है बच्चे, इधर देखो। अन्नम ब्रह्मेति में जाना, हाँ तो अच्छा है वो, लेकिन वो अन्न ब्रह्म अच्छा वाला ही देंगे आपको, इंस्टेंट भी। थैंक यू। हाँ ओम स्वामी जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा फर्स्ट डे, मुझे इस क्लासेस को अटेंड करने के लिए मुझे कहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा जिससे मैं उसके लिए वो हो सकूँ? फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये फर्स्ट ईयर BA में कि MA में बेटा? सर बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस BSc। ये फर्स्ट ईयर है आपका? यस सर। अच्छा, तो ऐसा है कि आपके हॉस्टल में नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल लगा हुआ है, तो वहां आप पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू जी। ठीक है, उसके क्लास के सिविल सर्विसेज के बारे में पूछना चाह रही है आपने, क्लास के बारे में? सिविल सर्विसेज। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको।
कि देखो जो लोग सेकेंड ईयर में आएंगे बेटा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को 2 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड पैकेज है एकेडमी के लिए। 2 वर्ष का है इसमें। पहले वर्ष में जिन बच्चों को अपना मानस उधर अभिमुखीकरण करना है, ओरिएंट होना है, उनके लिए बेसिक आपको हम फाउंडेशनल स्टेज देने के लिए, उसके लिए जो बच्चे इच्छुक होंगे वो उनके लिए कुछ वीकली या 15 दिन में या कुछ ऐसा। हाँ, वही बता रहे थे, जो आपसे चर्चा हुई थी वही बता रहे कि आपको 15 दिन में एक दिन उन बच्चों को जो इंटरेस्टेड होंगे, ओझा जी, मैं या मैंग जी या जो अन्य टीचर आ रहे होंगे, वो आपको ये राय देंगे कि आप पहले वर्ष में किस तरह से अपनी क्षमता को उस दिशा की ओर मोड़ें, ताकि जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड आपको कोचिंग लेनी हो, इनरिचमेंट क्लास करना हो, तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। एक तरह से प्रिपरेटरी फाउंडेशनल आपको कोर्स हम फर्स्ट ईयर में देंगे, जितने बच्चे फर्स्ट ईयर वाले। तो आपका उसमें प्रवेश की जो सामर्थ्य है और उसके जो पूरी दृष्टि है वो आपके अंदर विकसित हो जाएगी। और ओझा सर ये भी बता देंगे 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसको भी इस बार उसके बारे में पूरा बता दें। 6 महीने में क्या होगा, साल में क्या होगा, फिर एडवांस में क्या होगा। नहीं, 2 महीने का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें पहले 6 महीने हम आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे, बेसिक्स। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ तो लिए पर उनको पता ही नहीं ज्योग्राफी क्यों पढ़ी, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, पॉलिटी क्यों पढ़ना है। तो ये जो क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ विषय नहीं है, ऐसा इन विषयों का उद्देश्य सिर्फ परसेंटेज नहीं है, इन विषयों का उद्देश्य है एक सतत विवेक समझ विकसित करना। जी, तो पहला 6 महीना फाउंडेशन का है, उसके बाद आपका एडवांस्ड कोर्स है 1 साल का, जिसमें 1 साल आपको पूरा एडवांस पढ़ाया जाएगा और फिर अगला 6 महीना आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्नों की। तो वो पूरा एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन आपके लिए है, फाउंडेशन, एडवांस और फिर प्रैक्टिस। ये पूरा 2 साल की प्रक्रिया है। तो फाउंडेशन, उसके बारे में मूलभूत जो बोध है उसके लिए जो प्रथम वर्ष के भी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए 15-15 दिन में एक सेशन रखेंगे। उसके लिए कोई फीस आदि नहीं लगेगी, उसमें आपको बताएंगे। थैंक यू सर। उनका लेकिन रजिस्ट्रेशन करके उसका एक पूरा समूह तैयार कर लिया जाए। तो धन्यवाद, आप सबने बड़ी रुचि से इस विषय को आत्मसात किया। एक बेटी का कोई प्रश्न शेष रह गया तो उसको भी ले लेते। चलिए लास्ट। ओम सभी गुरुजनों को प्रणाम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं BNYS फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, तो अभी हमारा जैसे दिसंबर में हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर से हमारा इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा पूरा 1 साल। तो ये सभी BNYS के छात्र जो भी इच्छुक हैं, उनका यही कॉमन क्वेश्चन है कि हम जैसे ये तैयारी अपनी कैसे इंटर्नशिप को लेके इन दोनों को कैसे इंटर्नशिप के साथ ये तैयारी कर सकते हैं। जी स्वामी जी, तो टाइमिंग्स का जैसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडीज को साथ में लेके चल के इंटर्नशिप के दौरान करते करते साथ में, तो ये मेरा क्वेश्चन। उसके एक बार सबको उसको एक बार 19 तारीख के बाद बैठा करके आपको बता देंगे। जी स्वामी जी। ओम स्वामी जी। ओम। तो धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सबको। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।